तो अगर आप मोटे तौर पे देखें तो रीजंस फॉर अपार्थीट या जो एक्सप्लेनेशंस हैं जो जिसे मुझे कहना चाहिए जो रीजनिंग दी गई वो बहुत सारे फ्रंट्स पे दी गई। बायोलॉजिकल दी गई, साइकोलॉजिकल दी गई, सोशोलॉजिकल दी गई, रिलीजियस दी गई। और कहीं ना कहीं इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा रीजन था अपार्थीट को यूज करने का, बिकॉज इट्स बेसिकली अ प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट? तो इस प्रिंसिपल को यूज किया गया फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। तो मोटे तौर पे अगर आप समझें तो इकोनॉमिक पर्पसेस थे। So the first thing is biological explanations tend to rest upon a socio-biological foundation, that is that people are genetically predisposed to distrust outsiders. ये एक चीज है। आपने देखा होगा समथिंग कॉल्ड, जिसे हमें कहना चाहिए कि गोरे लोगों से हमें जो है बहुत एफिनिटी होती है ना, और काले लोगों से जो है हमें थोड़ा सा वो डिस्ट्रस्ट वाली फीलिंग आती है। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, हम हमारे देश में ही नहीं, सिर्फ हमारे देश में तो है ही कि हम व्हाइट्स को जो है डॉलर मिंटिंग मशीन देखते हैं, है ना, कि गोरे लोग होंगे तो अमीर होंगे, पैसे वाले होंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे। तो इसके कारण से वी टेंड टू हैव अ फीलिक अंडरस्टैंडिंग विद देम, और फोबिया होता है डार्कर शेड्स के साथ। तो ये एक रीजन है जिसके कारण से भी जो है अपार्थीट रहा दुनिया में, या उसको अप्लाई किया गया, है ना। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। इसको छोड़कर साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस यूजुअली अडॉप्ट अ बिहेवियरियस पोजीशन, स्ट्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड लर्निंग प्रोसेसेस थ्रू सोशल, जैसे कहना चाहिए सोशलाइजेशन। तो साइकोलॉजिकली भी जो है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि ये लोग जो है ऊपर है, ये लोग जो है नीचे है, एंड सो ऑन, इस तरीके की है। साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल जो है बहुत रिलेटेड है। सोशोलॉजिकल कहते हैं सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस डेवलप these culturalist themes but pay more attention to social and historical conditions within a personality develops। तो हम लोग कहीं ना कहीं मानते भी हैं कि सोसाइटी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी को ऊपर किसी को नीचे दिखाने के लिए, या सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी एंड सो ऑन। इसी तरीके से रिलीजियस जो है एक्सप्लेनेशंस भी हैं। जो रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस हैं वो यूजुअली आपको जो है क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा मिलेगा, जिसमें कि उन्होंने डार्कर शेड के लोगों को जो है स्लेव्स या सो कॉल्ड कि वो इविल हैं एंड दिस एंड दैट, इससे रिलेट किया। और जो लाइटर स्किन है और लाइटर स्किन है और लाइटर स्किन है, उसको जो है माना गया कि वो सुपीरियर क्लास है। तो इस तरीके के बहुत सारे जो हैं आपको टेक्स्ट मिलते हैं। अगेन मैं बोल देता हूँ, नहीं तो फिर पता चला कि फिर कोई क्वेश्चन हो गया। इट इज इन द कैल्विनिस्ट फेथ, अगर आप ढूंढे तो आपको मिलेगा। जैसे कि द जनरल स्टार्टिंग पॉइंट इज द डेवलपमेंट ऑफ यूनिफाइड आइडेंटिटी among the Afrikaner and the Boer descendant of European settlers, of which the maintenance of certain pre-enlightened beliefs, including racial distinction, was a key factor। ठीक है, ये आइडियाज जो है बहुत जगहों पे एक्सप्रेस किए गए। और जब हम वो पढ़ेंगे स्लेवरी, तो उसमें भी आपको इस तरीके के अंडरस्टैंडिंग्स मिलेंगे। जैसे कि द कैल्विनिस्ट फेथ टू द डच सेटलर्स बिलोंग टुक लिटरली अ पैसेज फ्रॉम बाइबल जेनेसिस 9:25, in which Noah curses his son Ham and Ham's descendants, Hamites or Africans, to always be servants to their brethren। तो इस तरीके के एक्सप्लेनेशंस भी थे जिसके कारण से किसी को ऊंचा और किसी को नीचा दिखाया गया। तो क्योंकि रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग एक वो होता है ना कि क्योंकि हम लोग ज्यादातर लोग जो है मोर रिलीजियसली इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हम इन एक्सप्लेनेशंस को मानने भी लग जाते हैं। जैसे मोर और लेस अगर आप बायोलॉजिकल देखें तो बायोलॉजिकली ये भी है। हम व्हाइट मैन्स बर्डन पे भी आएंगे जब हम स्लेवरी के बारे में बात करेंगे, पर वो मानते हैं कि वो सुपीरियर क्लास है। और बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं और बहुत सारी चीजों को जो है इनफैक्ट डार्विन्स थ्योरी भी कहा जाता है, दैट हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल। क्योंकि उन्होंने जब कहा कि इवॉल्व्ड ह्यूमन बींग्स हैं, वी केम फ्रॉम एप्स, है ना, तो सबसे पहले तो रिलीजियस लोगों ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, कि वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उसके बाद फिर रिलीजियस लोगों ने उसको यूज भी किया, और उसको यूज किया किस तरीके से कि जो ज्यादा वाइटर स्किन है और वो है वो ज्यादा डेवलप्ड है ना, और जो कम वाइट है वो अभी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत पीछे रहे। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग।
और लोगों का बहुत मजाक भी उड़ाया गया। जेनोसाइड उसके कारण से ही होता है अगर आप देखें तो, कि जब हम डिस्टिंक्शन इस तरीके से कर लेते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, रिलीजियस, एंड अल्टीमेटली इट सर्व्स द पर्पस ऑफ इकोनॉमी। इस चीज को समझिएगा, क्योंकि किसी को अगर उसकी इंफीरियोरिटी का एहसास दिला दिया ना, और उनको इंफीरियर फील कराने लग गए, तो आप उनसे खूब सारे काम करा सकते हैं, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, हम बड़े हैं, हम जो बोल रहे हैं वो मानना चाहिए, ऐसा वैसा। दूसरा वाला भी जो है सामने वाले को सुपीरियर मानने लग जाए, उसके बाद दे डू अ लॉट ऑफ वर्क। और चीप लेबर, ये आएगा जब स्लेवरी में आएंगे ना, तो इसको और समझाऊंगा मैं कि कैसे ये चीप लेबर का काम करता है। बट चलिए आगे चलते हैं। तो जॉन रेक्स जो है वो कहते हैं कि भाई अपार्थीड होने के पीछे तीन रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीजन इज प्लूरल सोसाइटी एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सिर्फ प्लूरल सोसाइटी नहीं, साथ में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब वही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग लिव्ड हेजेमनी चलने लग जाती है ना, और उसके बाद जो है लोग इस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं डिफरेंसेस, और फिर ऊपर वाले लोग जो है चाहते हैं कि वो ऊपर ही रहे, वो किसी भी तरीके से नीचे नहीं आए, तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको और ऊपर जाना पड़ता है, और ऊपर जाना पड़ता है, दूसरों को और एक्सप्लॉइट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द। दूसरा कहता है आइडेंटिफाइबल बाउंड्रीज एंड कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स। देखिए, दो कल्चर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आइडेंटिफाइबल बाउंड्रीज है, ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, ये ऐसे खाते हैं वो वैसे खाते हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं, ये ऐसे कपड़े पहनते हैं वो वैसे कपड़े पहनते हैं, तो ये हो गया आइडेंटिफाइबल बाउंड्रीज। दूसरा कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स, सिर्फ ऐसे हैं और वैसे हैं से नहीं होगा, फिर साथ में ये खराब है, कोई वैल्यू जजमेंट आएगा, ये गलत है, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, है ना, ऐसा है वैसा है। अगेन आप किसी की सुपीरियोरिटी भी मानने लग जाओ, दैट ऑल्सो इन इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लमैटिक प्रोपोजिशन। तो इस चीज को भी समझेगा। जैसे हमने इतने साल जो है अभी लगाए हैं ये चीज समझने के लिए कि कोई छोटा नहीं होता है, कोई काम छोटा नहीं होता, इस चीज को समझाने की कोशिश की गई है, और मेरे ख्याल से आजकल काफी हद तक लोग समझने लग गए हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता अगर आप अपना काम कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों को, सो दैट यू ऑल्सो गेट दिस पॉइंट, कोई काम बड़ा भी नहीं होता है, ये भी चीज समझना। किसी को सुपीरियर मत मानने लग जाना किसी रीजन से कि ये सुपीरियर है। क्यों है सुपीरियर भाई? वो अपना काम कर रहा है, वो उस चीज में ठीक है तो वो काम कर रहा है। आप जिस काम में ठीक हो आप उसको करो और अच्छे से करो, इसमें छोटा बड़ा क्या है? लेकिन वही है, सोसाइटी फिर डिस्कस कर, वो भी कर देती है ना इकोनॉमी से, कि इसको ज्यादा सैलरी मिलती है तो ये बड़ा है, इसको कम सैलरी मिलती है कम है, ये चीजें भी हैं। एंड लास्ट, कल्चरल सिस्टम एंड द नोशन ऑफ सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी। वही वाली बात है कि सिर्फ कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स नहीं, साथ में वो नोशन ऑफ सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी भी जब आ जाता है, कल्चरल सिस्टम्स आ जाते हैं, तो उसके कारण से जो है अपार्थीडिक टेंडेंसीज, प्रिंसिपल्स जन्म लेती हैं। ठीक है ना, और उसके बाद उसको अप्लाई किया जाता है। अपार्थीड सिर्फ ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन है, लीगलाइजेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, ये चीज समझिएगा। नेक्स्ट, बेरेमन ने हमारे कास्ट सिस्टम पे ये कुछ बताया, उसका मैं आपको आता हूं कास्ट सिस्टम में हमारे में क्या था। तो उन्होंने जो है ये बताया कि एक तो हमारी जो कास्ट सिस्टम जो इंडिया में पाई जाती है कास्ट सिस्टम, विच इज एकिन टू अपार्थीड या विच इज एकिन टू रेसिज्म, हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड इस ये स्टडीज होती हैं। तो उसको कहा जाता है कि हायरार्किकल एंड क्लोज सिस्टम है ना। तो हमारा कास्ट सिस्टम ऐसा है ना कि एक ऊपर कास्ट है, फिर उसके बाद बीच में, फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे, फिर थोड़ा सा और नीचे, अगर चार भी आएंगे वर्ण व्यवस्था में। तो हायरार्किकल है, हायरार्कीज है उसकी, है ना, स्ट्रेटिफाइड अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा कि वो क्लोज सिस्टम्स है। क्लोज सिस्टम्स का मतलब क्या होता है कि एक कास्ट से दूसरे कास्ट में जाना पॉसिबल नहीं है ना, या एक तरीके के स्ट्रक्चर से दूसरे तरीके के स्ट्रक्चर में जाना पॉसिबल नहीं है, वो अलाउ नहीं करते। ये एक चीज है, हालांकि इस पे आता हूं। और दूसरा है कल्चरली प्लूरल एंड मोनोपोली ऑफ पावर मेंटेनेंस होता है। तो कल्चरली प्लूरल का ही हम लोग अलग अलग तरीके के कल्चर्स को बिलोंग करते हैं। कोई हिंदूज में ही कितने सारे हैं, कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई इस तरीके का वेज खाता है, कोई उस तरीके का वेज खाता है, कुछ कोई इस तरीके का नॉन वेज खाता है, कोई दूसरे तरीके का नॉन वेज खाता है, कोई किसी भगवान को पूछता है, कोई किसी भगवान को पूछता है, बड़े सारे भगवान भी है। ठीक है ना, किसी के इन के साथ ही शादियां होती है, दूसरों के साथ नहीं होती है, कोई इस तरीके से कोई सिस्टम मानता है। तो बहुत डिविजन है, प्लूरल है। और साथ में मोनोपोली ऑफ पावर मेंटेनेंस है। अगर आप देखें तो जो पूरा का पूरा ये क्लोज सिस्टम है, ये बेसिकली मोनोपोली ऑफ पावर को इंश्योर करने का एक प्रिंसिपल होता है। और इसमें रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरेक्शंस भी रखा जाता है, क्योंकि ये इन लोगों से नहीं बात करना है, इनसे नहीं मिलना है, इनके घरों में नहीं जाना, इनके घर में पानी नहीं पीना। तो इस तरीके का सिस्टम भी जो है। अब ये एक मुझे ऐसा कहना चाहिए कि ये एक
जिसे मुझे कहना चाहिए कि इनकम्प्लीट स्टडी है। क्यों बोल रहा हूं इनकम्प्लीट स्टडी है? क्योंकि थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ण व्यवस्था और कास्ट सिस्टम में डिफरेंस क्या है। आप में से ज्यादातर लोगों को शायद वर्ण व्यवस्था नहीं पता हो, कास्ट सिस्टम तो पता ही होता है, क्योंकि जितने भी लोग जेई देते हैं उनको कास्ट सिस्टम पता चल जाता है। अगर उसके पहले तक नहीं भी पता था तो तब तक पता चल जाता है, या लेते लेते पता चल जाता है। वर्ण व्यवस्था जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार जो है वर्ण हुआ करते थे, वो दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, दैट वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। आप किस तरीके का ऑक्यूपेशन करते हो उसके ऊपर आपका वर्ण बनता था। जैसे कि आप किसी भी घर में पैदा हुए, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके आप टीचर या प्रीचर बन गए तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर आपने डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन कर लिया तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वैश्य कहलाएंगे। लेकिन वर्ण व्यवस्था में भी ये चीज ट्रू थी, जो कि कास्ट सिस्टम में भी, मैं कास्ट सिस्टम पे भी आता हूँ, कि शूद्र यानी कि जो सबसे नीची प्रजाति के लोग हैं, उनको जो है परमिशन नहीं दिया जाता था कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बन पाए, यानी कि टीचिंग प्रीचिंग को ले पाए, या डिफेंस सर्विसेज या सो कॉल्ड जो आर्मी या आर्म वॉरफेयर में ज्वाइन कर सके, या फिर बिजनेस कर सके। दे वर आस्क्ड टू डू मीनियल जॉब्स। इनको द्विज नहीं कहा जाता था, बाकी सारे द्विज हुआ करते थे। द्विज मतलब कि ट्वाइस बॉर्न, है ना? तो और अगर आप देखें वर्ण व्यवस्था में, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों की जनेऊ भी होती है। आजकल जैसे जनेऊ बहुत कम लोगों की होती है, सिर्फ ब्राह्मणों की नहीं होती हमारे देश में, ब्राह्मणों को छोड़कर भी होती है, जैसे भूमिहारों की भी होती है। ठीक है, तो ऐसे तो है, लेकिन अब जैसे क्षत्रिय या वैश्य, इन लोगों की जो है अब जनेऊ नहीं होती थी। जनेऊ का पीछे रीजन क्या है? जो उपनयन संस्कार था, उपनयन संस्कार वाज बेसिकली द स्टार्टिंग ऑफ एजुकेशन। तो ये जो तीन लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन लोगों का एजुकेशन पॉसिबल था। दे यूज टू स्टडी, दे यूज टू स्टडी दी टेक्स्ट। लेकिन शूद्र को पढ़ाई लिखाई की भी परमिशन नहीं दिया करती। तो शूद्र की जो सिचुएशन है, वो चाहे वर्ण व्यवस्था में देखें आप, या फिर कास्ट सिस्टम, जो कि क्या हो गया, क्लोज सिस्टम बन गया बर्थ पे बेसिस पे। अब ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनता है, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय बनता है, और वैश्य का बेटा ही वैश्य बनता है। ये ही रहा, ठीक है ना? बाकी कोई जो है वो कुछ नहीं बन सकता। ये जाति व्यवस्था वॉज क्लोज, वर्ण व्यवस्था इंटर मोबिलिटी थी उसमें। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान रखिएगा। वर्ण व्यवस्था धीरे 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 क्लोज सिस्टम में जब डेवलप हो गया, तो उसको हमने कहा जाति व्यवस्था बन गई। ठीक है, तो द अंडरस्टैंडिंग इज दैट वर्ण वाज एन ओपन सिस्टम बट अमंग ओनली थ्री। लेकिन जो जाति व्यवस्था बन गई वो क्लोज बन गई, उसमें अब कोई इंटर मोबिलिटी पॉसिबल नहीं था। इसके पीछे भी अगेन अगर आप देखें तो पावर एंड इकोनॉमी जो है सबसे बड़े रीजंस हैं जिसके कारण से इस सिस्टम को मेंटेन किया गया, अपार्ट फ्रॉम वर्क फंक्शन, है ना? और जो है जिसको कहना चाहिए कि सोसाइटी को चलाने के लिए एंड दिस एंड दैट, ये सारी चीजें हुई। इसमें बहुत सारी कुरीतियां भी डेवलप हुई, और अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स फ्रॉम अ फार, जिससे कहना चाहिए कि एक्सपेंसिव अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब इसमें जो है इंटर मैरिजेस भी पॉसिबल थे। मैं आपको बताता हूं कि इंटर मैरिजेस कैसे पॉसिबल थे। अगर हम इसमें जाएं, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है, तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जो होते थे, उसमें अगर अनुलोम विवाह देखें आप, तो अनुलोम विवाह किसको कहा जाता था? उसको कहा जाता था जिसमें कि एक हायर कास्ट मैन यूज टू मैरी अ लोअर कास्ट वुमन। ठीक है, ये अनुलोम था और इसको एक्सेप्ट भी करती थी हमारे संस्कृति में, जो है इसको एक्सेप्ट भी किया गया, क्योंकि इससे कहते हैं कि उद्धार होता है ना? कि ऊपर जाति के या वर्ण के अगर पुरुष ने नीची जाति के महिला के साथ विवाह किया, तो महिला का जो है अपग्रेडेशन हुआ, तो इसलिए इसको अलाउ भी करते थे। लेकिन उसके अगेंस्ट में एक विवाह होता है जिसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम मैरिजेस। प्रतिलोम मैरिजेस में क्या होता है कि लोअर कास्ट इंडिविजुअल या मैन जो है हायर कास्ट वुमन के साथ शादी करता है। इसको स्वीकृति नहीं मिलती थी मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन फिर भी हुए हैं। इसको स्वीकृति इसलिए नहीं मिलती थी क्योंकि फिर महिला भी जो है नीची जाति में चली गई। कोशिश ये होती थी कि जीवन काल में कोई अगर ऊपर जा सके तो अच्छी बात है, लेकिन नीचे नहीं लाया जाना चाहिए। तो इस तरीके की भी जो चीजें जो है अलाउ की जाती थी या पॉसिबल थी, लेकिन इनको भी जो है ज्यादा अच्छे से नहीं देखा जाता था। और
The thing was कि slowly it became a very closed system in our country. और वर्ण व्यवस्था तो अब नहीं रही, लेकिन कास्ट सिस्टम अभी भी बहुत तेज है और तगड़ा है। और हमने हमारे देश में से अनटचेबिलिटी को जो है अबॉलिश कर दिया, लेकिन रिजर्वेशन लेकर आ गए। और बहुत सारी इस तरीके की पॉलिसीज हैं जिसके कारण से अभी भी, भले ही on papers this system does not exist, but this system is the binding force of our society as well. और अगर ये कोई कितना भी कह ले कि हम इस सिस्टम से ऊपर उठ के आ गए हैं, पर ऊपर उठ के नहीं आए हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो आप मैट्रिमोनियल साइट खोल लीजिए। ठीक है, मैट्रिमोनियल साइट जो है, मैट्रिमोनियल कोई भी एड जो है, वो बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे देश में और हमारे दिमाग में कास्ट सिस्टम अभी भी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है और हम उसके बेसिस पे चलते हैं। ठीक है, तो ये भी अपार्थीड की प्रिंसिपल के साथ इसको रिलेट इसलिए किया जाता है बिकॉज कुछ लोगों के पास कुछ राइट्स थे ही नहीं पहले। और अब अगर आप समझें कि वर्ण से लेके कास्ट सिस्टम तक जो है शूद्रों के साथ कभी भी उनको परमिशन नहीं दी गई इंटर मोबिलिटी की, कभी परमिशन नहीं दी गई पढ़ने लिखने की। ठीक है, तो जब भारत का संविधान लिखा गया और कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो नॉट ओनली अनटचेबिलिटी को जो है हटाया गया, बट ऑल्सो दी बेसिक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर रिजर्वेशन की पॉलिसी दी गई, वो सोशली बैकवर्ड सेक्शंस को दिया गया। ठीक है ना, और इसी कारण से वो अलग बात है कि अब 70-80 साल में जो है बहुत चेंजेस आ चुके हैं, इसके कारण से बहुत जिसे कहना चाहिए कि हल्ला गुल्ला है। लेकिन अगर आप पीछे जाके देखें तो शूद्र अकेली प्रजाति है जिसके साथ कभी भी न्याय नहीं हुआ। ठीक है, और वैदिक ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो कि बहुत क्लियरली ये चीज बताते हैं कि शूद्र जो है पांव के तरफ से निकले हुए लोग हैं। ठीक है ना, ब्राह्मण जो है सर से निकला है, क्षत्रिय जो है हाथ से निकला है, वैश्य जो है पेट से निकला है, और पांव की तरफ से जो है वो शूद्र निकले हैं। मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद टेक्स्ट देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके की जो है सिस्टम्स हैं। अच्छा, बाय द वे, बिफोर आई मूव फ्रॉम हियर, may I ask this question, ये कायस्थ कहाँ है यहाँ पे? Yes, sir. कायस्थ, कायस्थ कहाँ है यहाँ पे इस सिस्टम में? Caste, sir. हम्म, I think, sir, they come in Brahmin, below Brahmin, or they are other section of Brahmins only. Bengali castes, sir. Bengali castes are majorly West, I think, but the North Indian castes are common Brahmin. ओके। कायस्थ सेक्शन जो है वो 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास उनका जो है वो है। और वो बेसिकली ये जो लिखा पढ़ी वाले कार्य करते थे ना, उनको कहा जाता है। तो लिखा पढ़ी जो है, जैसे बिजनेस संभालना है या और भी इस तरीके की चीजें, तो बहुत सारा लिखा पढ़ी का काम होता है ना। अकाउंट्स रखना, तो ये रखना, तो वो रखना, तो सो ऑन, पैसे देना है, फिर लेना है, एंड दिस एंड दैट। तो इसकी जो पूरी लिखा पढ़ी का काम करते थे ये लोग, जो सेक्शन के लोग थे, उनको धीरे धीरे फिर कायस्थ बनाते गए। तो कायस्थ इज अ न्यू डेवलपमेंट इन दी वर्ण व्यवस्था, है ना, या इन दी कास्टिज्म एज वेल। ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कायस्थ कहाँ गए, है ना, क्योंकि कायस्थ एक बहुत मेजर कास्ट है हमारे कंट्री में। तो वो ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच वाला जो सेक्शन है उसमें आते हैं। ठीक है ना, तो ये एक न्यू डेवलपमेंट था जो कि आया। एनीवेज, लेट अस मूव फॉरवर्ड बिफोर वी कम फॉर द डिस्कशन। मैं डिस्कशन पे आऊंगा, पर पहले मैं चीजें बता दूं सो दैट यू गेट द आइडिया। उसके बाद आपको जो भी डाउट्स हैं या चीजें हैं उसको भी डिस्कस करना। अब आया जेंडर एंड अपार्थीड का केस। देखिए, जेंडर एंड अपार्थीड का केस भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस है। पहली चीज की, वोटिंग राइट्स पहले हुआ नहीं करते थे, अब ज्यादातर कंट्रीज में, ज्यादातर कंट्रीज में, मैं भी आपको बताता भी हूँ डेटा। और ज्यादातर कंट्रीज में वोटिंग राइट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वोटिंग राइट्स हैं, इस चीज को भी समझिएगा। वोटिंग राइट्स दे दिए गए सपोज कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ऐसा प्रावधान या ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया जिसके कारण से जो है वोट दे सके महिला। तो ये भी एक जेंडर एंड अपार्थीड का इशू बनता है। ऐसे भी विमेन एंड चिल्ड्रन आर दी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और इसमें विमेन की कंडीशन मेरे ख्याल से चिल्ड्रन की कंडीशन से भी खराब है।
और उसके पीछे ये है कि वो एक एडल्ट होने के बाद भी उसको एडल्ट की तरह कोई नहीं डील करता, ठीक है। और उनको जो है बेसिक राइट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते। पहले एजुकेशन के राइट्स नहीं थे, वोटिंग के राइट्स नहीं थे, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स तो होना ही नहीं थे। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, सोशल प्रेशर बहुत होता है। सोशल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इवन इफ अभी 2016-17 में नियर अबाउट ज्यादातर कंट्रीज ने जो है ना, जब ये बुक लिखी गई थी तब बहुत सारे कंट्रीज थे जिसमें कि वोटिंग राइट्स नहीं हुआ करते थे, स्पेशली मिडिल ईस्ट की कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज। लेकिन अब ज्यादातर कंट्रीज में जो है वोटिंग राइट्स दे दिए गए। लेकिन फिर भी जो है वोटिंग राइट्स देने के बाद भी हाल क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये देखिए, दिस इज फ्रॉम द वेबसाइट। मैं ये सारी चीजों को जो है लिंक में भेज दूंगा। इसमें देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको पता चलती है कि न्यूजीलैंड एनफ्रेंचाइज इट्स फीमेल सिटीजन इन 1893। इनफैक्ट ये पहली कंट्री है जो कि हमारे बुक में भी जो डेटा मिलता है उसमें भी जो है न्यूजीलैंड 1893 में उसने जो है फुल सफरेज की बात करी। उसके बाद फिनलैंड आता है 1916, कनाडा 1918, जर्मनी 1918, स्वीडन 1918, यूनाइटेड स्टेट्स 1920, यूनाइटेड किंगडम 1928, फ्रांस 44, जापान 45, चाइना 49, इंडिया 50, क्योंकि इंडिया 47 में भले ही वो हुआ हो, इंडिपेंडेंट हुआ, पर 50 में जनरल इलेक्शन हुए थे तो उसमें महिलाओं के पास पूरे राइट्स थे, और मेक्सिको 1953, ठीक है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे कंट्री, जैसे ऐसी कंट्रीज थी कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इक्वेटोरियल गाइनिया, सूरीनाम, ताइवान, जो कि राइट्स नहीं देती थी, अब देती हैं। अब देती हैं ज्यादातर कंट्रीज। लेकिन आपको जान के अचंभा होगा कि वेटिकन सिटी अभी भी राइट्स नहीं देती है विमेन को वोट देने का। और जिन कंट्रीज में वोटिंग के राइट्स मिल गए हैं उनकी भी अगर मैं आपको स्थिति बताऊं तो देखिए क्या है। मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज एंड टेरिटरीज वी एनालाइज्ड, 129 आउट ऑफ 198 ग्रांटेड women the rights to vote between 1893 से 1960. Bhutan, United Arab Emirates, Kuwait are the most recent countries or territories to allow women to participate in national elections, although the picture is very complicated. मैं आपके साथ ये लिंक शेयर करूंगा, आप पढ़ना। At least 19 countries, including the US, initially restricted the right to vote for women of certain backgrounds based on demographic factors such as race, age, education level, or marital status. Legal and cultural restrictions limited women voter participation in some countries and territories even after enfranchisement, like Equatorial Guinea या Ecuadorian country, Guatemala, Hungary, बहुत सारे देशों। In some places, women are able to vote in local elections before they were enfranchised at the national level, or vice versa. Few countries and territories have rescinded women's voting rights after initially granting them, but there are some notable exceptions. And in many countries, including the US, women often turn out to vote at higher rates than men. और अगर मैं आपको ये बताऊं, ये कुछ डेटा, आई होप सो कि इंटरनेट विल वर्क, प्लीज वर्क वर्क वर्क। ये डेटा भाग क्यों गया? लेट मी शो यू सम मोर डेटा सो दैट कि आपको और भी चीजें समझ में आएगी। इज द इंटरनेट वर्किंग? एम आई ऑडिबल, विजिबल? यस सर। ओके, लेकिन ये पेज क्यों नहीं खुल रहा? ये लगता है कि अनरिस्पॉन्सिव हो गया है। ओह, स्नैप हो गया है इसके साथ। चलिए मैं फिर से ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, नाउ लेट मी कम टू सम मोर डेटा। वेटिकन सिटी, दिस इज द कंट्री जिसमें कि अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं मिल पाता। सऊदी अरेबिया में वोटिंग राइट्स तो 2015 से मिल गए हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पर भी वोट देना, ठीक है। मैं ये वाला लिंक भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अफगानिस्तान, यहाँ पे अंडर शियास फैमिली लॉ women are required to ask for permission to leave the home unless it is urgent. पाकिस्तान में भी जेंडर सेग्रीगेटेड पोलिंग स्टेशंस होते हैं। युगांडा इन 2016 इलेक्शंस, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एट द वोटिंग पोल्स, ठीक है ना, ये हो चुका है। केनिया, इन नॉर्थ ईस्टर्न केनिया, सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट मींस women are discouraged from walking the long distances for registration centers, और जो भी है। Oman, women only gained the right to vote in Oman in 2003 and remain to face religious and cultural barriers for voting. Qatar, like many other patriarchal countries, women face pressure from elders and conservative family members not to vote. Egypt, a 2013 poll dubbed Egypt the worst country in Arab's world for women's rights with sexual harassment, FGM, and extremely conservative Islamist ideals.
Nigeria. In Nigeria, there are less legislative barriers to voting than there are societal ones. पढ़िएगा आप, सारी चीजें मैं दूंगा. Papua New Guinea. In the similar sense, in Nigeria, some in Papua New Guinea are discouraged from voting through a lack of representation of their issues. Zanzibar देखिए ये सबसे खतरनाक जो मैंने आज तक पढ़ा है. Zanzibar women made headlines back in 2015 when they began voting in the Tanzanian elections, only to be divorced by their husbands who told them not to. हालात जो है काफी खराब है, ठीक है ना. दिस इज द ट्रुथ अबाउट दीज कंट्रीज. चलिए, तो वोटिंग राइट्स है, इसका मतलब वोट दे पाते हैं या वोट देने के लिए एनकरेज किया जाता है, ये नहीं. और सच्चाई यही है, और इसीलिए मैंने आपको बोला भी था कि अगर कभी किसी देश में इस तरीके के न्यूज छपते हैं ना कि छात्राओं ने 12वीं कक्षा में बाजी मारी है, छात्रों को बहुत पीछे छोड़ दिया, तो कभी खुश मत होइएगा. इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि छात्राओं की स्थिति, यानी कि लेडीज की या गर्ल्स की स्थिति उस देश में बहुत खराब है, इसलिए ये न्यूज बन रहा है. कभी सुना है आपने कि आईएएस एग्जामिनेशन में एक लड़के ने टॉप किया, ऐसा कभी न्यूज बना हो? लेकिन कोई लड़की टॉप करेगी तो जरूर न्यूज बनेगा कि आईएएस के एग्जामिनेशन में एक लड़की ने टॉप किया. क्यों ऐसा डिस्टिंक्शन करने की जरूरत है? क्योंकि सोसाइटी ऐसी है. नहीं तो कभी ये न्यूज नहीं बनता कि लड़की ने टॉप किया. अरे लड़की टॉप करती है, लड़का टॉप करता है, इसमें उसके जेंडर को तो नहीं हाईलाइट करने की जरूरत थी ना. लेकिन अगर हाईलाइट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? स्थिति खराब है उस देश में, उस तबके के लोगों की. ये चीज को समझना, ठीक है ना. क्योंकि बड़े हो रहे हो ना, पढ़े लिखे हो रहे हो, तो कुछ चीजों को और समझना कि इस प्रजाति के लोग ने या रूरल एरिया से जो है किसी ने टॉप किया. कभी नहीं बनता कहीं पे न्यूज जहां पे कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया में लोगों का इकोनॉमी और वो बराबर होता है. आप कभी डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाइए, वहां पे गांव के लोगों के पास भी उतना ही पैसा है जितना शहरों में है पैसा, ठीक है ना. फार्मर है तो क्या है, बहुत बड़ा फार्मर है, बहुत ज्यादा लैंड है, बहुत गाड़ियां है उसके पास. जो शहर में बहुत बड़ा काम कर रहा है उसके पास भी उतना ही पैसा है, तो ऐसा नहीं है. लेकिन जब डिस्टिंक्शन होता है तो हम कहते हैं कि रूरल क्षेत्र से, बहुत ही पिछड़े क्षेत्र से जो है इस बालक ने इस एग्जामिनेशन में टॉप किया. तो ये बताता है कि क्षेत्र जो है वहां पे रूरल एरिया बहुत बैकवर्ड है. रूरल एरिया बैकवर्ड होना, रूरल एरिया होना और रूरल एरिया का बैकवर्ड होना तो अलग अलग चीजें हैं. रूरल एरिया हमारे पंजाब में इतना बैकवर्ड नहीं है, और इनफैक्ट बैकवर्ड बिल्कुल नहीं है. जितनी गाड़ियां और क्या बोलते हैं लग्जरी कार्स पंजाब में मिलेंगी, हो सकता है आपको दिल्ली में नहीं मिले. तो रूरल एरिया है तो पंजाब की तरह हो, ये है ना, वो है. तो ये चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करना. एनीवेज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिफोर आई इनवाइट यू पीपल फॉर द डिस्कशन, हक्सले एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं. उन्होंने एक बहुत मजेदार स्टडी करी. उन्होंने कहा कि एक सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलन्स में. ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं एक कोई फिक्शनल सा बना दो, ठीक है ना. ऐसे विनीत आजकल कहता रहता है एनिमेशन देखो एनिमेशन देखो. तो मान लो कि एक एनिमेशन मूवी में 5 टाइप के लोग हैं, अल्फास, बीटास, गामास, डेल्टास एंड एप्सिलन्स. ठीक है, इन्होंने ये लिखा था इन द ब्रिलियंट डिस्टोपिया ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एल्डस हक्सले इंट्रोड्यूस अस टू अ फ्यूचर सोसाइटी in which everyone is born into a certain classification. जैसे ये हो गए, ठीक है ना. The alphas were the brains of the society, occupying the most important jobs, making the tough decisions. The epsilons were the unskilled manual workers who had no voice in politics at all. But they never cared because from their conception, they were reared to be epsilons or would justify their position by saying how happy they were to be gammas or epsilons or deltas, does not matter what. ठीक है. And the gammas were so happy to be gammas, and the deltas were so happy to be deltas, and the betas were so happy to be betas. अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जस्टिफाई करता है अपार्थीज को? ये क्वेश्चन है, मैं आता हूं. ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा बिफोर आई फिनिश द स्लाइड विद द कंक्लूडिंग रिमार्क्स. पहली चीज, अपार्थीड खत्म हो चुका है दुनिया में, मतलब एटलीस्ट ऑन पेपर उसको खत्म कर दिया है, और सिर्फ ऑन पेपर नहीं, ऑन ग्राउंड भी खत्म हो गया. लेकिन रेसिज्म इज स्टिल देयर इन द माइंड्स ऑफ पीपल. ये फर्स्ट पॉइंट है. ये शायद मैंने एक मूवी के प्रेजेंटेशन में भी उसकी भी फिनिश लाइन बताई थी, आज भी फिर से बता रहा हूं. अपार्थीड खत्म हो गया है, रेसिज्म खत्म नहीं हुआ. मतलब कि पेपर पे नहीं है कि अपार्थीड होगा या इस तरीके का प्रिंसिपल होगा, कोई लीगलाइजेशन है, लेकिन लोगों के डिसीजन मेकिंग में ये झलकता है. आज भी यूएस में जब
वो होता है ना उनका जज, वो जूरी, उसमें अगर 9 की जूरी है या 7 की जूरी और उसमें क्या बोलते हैं व्हाइट ज्यादा है, तो ब्लैक के अगेंस्ट में डिसीजन होना और व्हाइट के फेवर में डिसीजन होना स्वाभाविक है। ये सच्चाई है यूएस की, आप यूएस में जाके पूछ लेना, डेटास देख लेना, मैं नहीं कह रहा। अगेन दूसरी चीज, अनटचेबिलिटी को हमने एबॉलिश कर दिया, छुआछूत नहीं रहा ऐसा हम कहते हैं, चलिए मान लेते हैं कि नहीं रहा। कास्ट सिस्टम नहीं है क्या? है, ये एकदम सच्चाई है, हम सारे लोग जानते हैं। तीसरी चीज, इक्वालिटी की खूब बात करते हैं, फिर रिजर्वेशन की वाली सी बात कैसे कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन की बात करना भी जो है इक्वालिटी को इंश्योर कर सकता है, ये चीज भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से बताने की कोशिश करी कि क्या हुआ है, इसके कारण से क्या प्रिंसिपल रहा था उस पॉलिसी को बनाने का, और रिजर्वेशन की पॉलिसी में प्रॉब्लम नहीं है, इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, इस चीज को हमेशा समझिएगा। चाहे आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी भी अंडरस्टैंडिंग में हो, हमेशा एक चीज समझ में आनी चाहिए सारे लोगों को, और ये फैक्चुअल डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूं, रिजर्वेशन का फायदा नहीं पहुंच रहा है जिसको रिजर्वेशन का फायदे की रिक्वायरमेंट है, ये प्रॉब्लम है। रिजर्वेशन प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्क्रिमिनेशन का कोई भी बेसिस जस्टिफाइड है क्या?